वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स चॉइस करंट अफेयर्स सागा के पार्ट 5 में। तो ये है क्या, ये एक सीरीज़ है करंट अफेयर्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2026 की, जिसे मैंने काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और ये इसका पार्ट 5 होने वाला है। मैं बाकी पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और ये मेरा जो सोर्स है वो है PT365, ठीक है। मैंने इसे बेस्ट इलस्ट्रेशन वे में, यानी इस तरीके से मैंने ये शो किया है ताकि आपको बड़े बड़े आर्टिकल्स ना पढ़ना पड़े और ईज़िली मैंने इसे समझाया है, ठीक है, इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो असम प्रोबिएशन ऑफ द पॉलीगैमी बिल 2025, इसे 26 में क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। सबसे पहले समझो कि असम ने पॉलीगैमी जो बिल लाया है उसमें पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है। पॉलीगैमी का मतलब होता है अगर एक पुरुष 2 से ज़्यादा शादी करता है तो उसे पॉलीगैमी कहते हैं, ठीक है। इंडिया में ये इनलीगल है, लेकिन एक रिलीजन को छोड़ के, वो है मुस्लिम को छोड़ के बाकी सारे रिलीजन में पॉलीगैमी बिल्कुल इनलीगल है। और इसमें कितनी लिमिट है, इसमें 4 लिमिट है अकॉर्डिंग टू द शरीयत। उसके अकॉर्डिंग 4 तक आप शादी कर सकते हो, इसमें मुस्लिम में ये नियम माना जाता है, ठीक है। तो आसाम ने ये बोला कि अब देखिए, अब मुस्लिम को भी हम इस चीज़ से बाहर कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा बिल लाया जिसमें ये बोला गया कि हिंदू तो मतलब शादी नहीं कर सकते थे, वो बात सही है, सिख भी नहीं कर सकते थे, क्रिश्चियन भी नहीं कर सकते। अब वो जो मुस्लिम को स्पेशल जो ट्रीट किया जाता था इन द मैरिज के फॉर्म में, कि उन्हें वो ज़्यादा मैरिज करने की उनकी सहूलियत थी, अब वो भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि वुमेंस की जो राइट है, डिग्निटी है, और एक अनएथिकल प्रैक्टिस को है ना बढ़ावा मिल रहा था, इसीलिए सामने ये बिल लाया। इसी का एक हम अपर पार्ट देखते हैं यूसीसी में, जिसमें डाइवोर्स, मैरिज, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट सब इक्वल कर दिया जाता है। ये एक छोटा पार्ट है जो केवल मैरिज पे फोकस करता है, ठीक है। और याद रखिएगा इस चीज़ को कि जो हिंदू कोड बिल आया था 1956 में, उसमें हिंदुओं का, ठीक है, 2 से अधिक शादी करना बिल्कुल बैन कर दिया गया था। पहले राजा महाराजा में बहुत चला करता था, लेकिन जैसे ही आज़ाद हुआ इंडिया तो 1956 में ही ले आया गया था। तो हिंदुओं में जो हिंदू कोड बिल है उसने तो एक्सेप्ट कर लिया था और इसमें रिफॉर्म लाया, लेकिन शरीयत लॉ जो है, उस जो शरीयत लॉ है, जो मुस्लिम कोड बिल है, उसने बिल्कुल मना कर दिया और 4 तक शादी के लिए अलाउ कर दिया था। ये तभी की बात है, अभी असम ने से बिल्कुल बैन कर दिया है, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा देखने के लिए मिला है। अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ एनी रिलीजन, कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज़ की उल्लंघन करता है तो उसे 7 साल की सज़ा है, और उसके बच्चे, उसकी वाइफ और उसको खुद को कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर होगी तो उसे छीन लिया जाएगा। गवर्नमेंट बेनिफिट जैसे कि इवन राशन तक नहीं मिलेगा उसे, ठीक है। तो इतना कड़ा सज़ा है इसमें, ठीक है। अब एक याद रखना है एक्सेप्शंस के बारे में। तो एक्सेप्शंस 2 याद रखने की, कौन कौन से। हिंदूज़ ऑफ गोवा, ये इनकी एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, बहुत कम पॉपुलेशन है इसकी वहाँ पे, तो ये अपनी पॉपुलेशन बचाने के लिए और अपने कल्चर को बचाने के लिए ज़्यादा शादी करते हैं, इसीलिए उन्हें एक छूट दी गई है, ठीक है, हिंदूज़ ऑफ गोवा। ठीक, उसके बाद क्या है, 6 शेड्यूल के अंदर जो ट्राइब्स आती हैं, जो एसटी और एससीज़ की, तो उन लोगों को, ठीक है, उन लोगों को इस चीज़ की सहूलियत दी गई है कि वो 2 से ज़्यादा शादी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 342। अगर आपको 15 का 1 याद हो तो मैंने बताया था कि ये क्या होता है, कि ये होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 का 2 क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है। 15 का 3 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन, या एक तरीके से, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ही किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, यानी उनको थोड़ी ज़्यादा सहूलियत दी जा सकती है, हमारी सोसाइटी में दी भी जाती है। और 15 का 4 क्या कहता है, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट वालों को थोड़ी ज़्यादा सुविधा दी जाएगी उनके लिए, ठीक है। एक तरह का वो भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन उसे हेल्दी डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। तो इसी तरह से शेड्यूल 6 को इससे बाहर रखा गया, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया को रिसर्च इकोसिस्टम की ज़रूरत है, और बिल्कुल ज़रूरत है। रिसर्च इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि नए नए टेक की ज़रूरत है, नए नए इनोवेशंस की ज़रूरत है। इंडिया में क्या है, जितने भी बड़े मार्केट्स हैं, बिलियन मार्केट्स हैं, या बिलियन जो फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो स्टैब्लिश तो हो चुकी हैं, लेकिन वो प्रॉफिट के चक्कर में, ठीक है, इनोवेशन पे ध्यान नहीं दे रही है, कॉपी पेस्ट करने पे लगी हुई है, ठीक है। आप जितने भी देखते हो, ब्लिंकिट, उसके बाद आप कोई डिलीवरी ऐप हो गया, या कुछ भी, कोई सा भी ऐप है, वो जनरली किस चीज़ पे, यूएस, ठीक है, चाइना, उसके बाद आपका रशिया, ठीक है, और जापान, इन सब पे कॉपी है। खुद का कोई नया इनोवेशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट ऑफ कौन सा, यूपीआई, ठीक है। इस तरीके के इनोवेशंस की हमें ज़रूरत है, वो हम कर नहीं रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इसका बड़ा रीज़न है कि हमारा जो जो खर्च है, ठीक है, जीडीपी का खर्च है रेशो में, यानी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, वो बहुत कम है। कितना है,
0.65% है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके आप देख सकते हो जर्मनी का 2% है, ठीक है, चाइना 2.5% है, यूएस का देखो 3.5% के करीब है, और सबसे ज़्यादा कोरिया, जिसे हब कहा जाता है किसका, सेमीकंडक्टर का, जिससे आपका फ़ोन, ठीक है, फ़ोन ऑपरेट होता है, वो वाला सेमीकंडक्टर, कोई भी टेक ऑपरेट होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना ज़रूरी है अपने जीडीपी के रेशो में क्या खर्च करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इनोवेशन पे खर्च करना, जो इंडिया नहीं कर रहा। ठीक, तो हमें ना किस किस चीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस फील्ड में करने की ज़रूरत है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट तो एआई है। इंडिया से आपने जनरली कोई एआई ऐसा सुना नहीं होगा कि बहुत जो पॉपुलर हुआ हो। आप चैट जीपीटी का नाम सुनते हो, आप गेमिनाई का नाम सुनते हो, आप डीप सीक का नाम सुनते हो। ये सारे ऐप्स, इवन जो इमेज जनरेटर्स जो ऐप है वो भी सारे विदेशी होते हैं। इंडिया का जो, जैसे कि भारत एआई चला था, वो भी फ्लॉप हो गया। एक परप्लेक्सिटी है जो कि वो खड़ा है अभी तक, लेकिन वो उसका एक सिस्टम क्या है कि वो एज अ मीडिएटर काम कर रहा है ना, चैट जीपीटी की डाटा को उठा के ही वो आपको बस दिखाता है, ठीक है, उसके प्रीमियम वर्जन के डाटा को अपने प्लेटफॉर्म में दिखाता है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो ये कोई इनोवेशन नहीं कहते इसे, तो एक तरह का कॉपी कह सकते हो आप। तो ये हम एआई में भी बहुत पीछे हैं, तो हमें इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, एआई में इसमें खर्च करने की, ईवी में खर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है, और इसमें हम एक्चुअली में कर भी रहे हैं। जैसे कि जो दिल्ली है, दिल्ली ने एक प्रोग्राम शुरू किया 2016 के करीब में, स्विच नाम से, अगर आपको याद हो। तो स्विच क्या है कि ये जो ईवी मोटर्स जो होती हैं, इसको आप अपनी पुरानी गाड़ी लाओ, ठीक है, और ईवी से उसे बदल लो, ठीक है, और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, आपको इनिशिएटिव्स में मिलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये हुआ, एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिला कि दिल्ली में बहुत तेज़ी से किस चीज़ की मार्केट बढ़ा, ईवी का, ठीक है, और अभी के टाइम पे धीरे धीरे जो पुराने ट्रेडिशन वाली कार्स है जो कि CO2 एमिट करती थी ना, ग्रीन हाउस गैसेज, तो वो बहुत तेज़ी से कम हुई हैं, और ईवी कार्स की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। तो ये जो ईवी वाले सेक्टर में हम तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये केवल सिटी में देखने के लिए मिल रहा है, बाकी एरियाज़ में इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। और बायोटेक, मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था, जैसे कि SSC के लिए जो मैंने करंट अफेयर्स करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इंडिया ने एक प्रोग्राम भी शुरू किया था, बायो नेस्ट, ठीक है, बायो नेस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी पे क्या बनाती है, टेक बनाती है, ठीक है, जैसे कि स्पेशली मेडिसिन हो गई, वो सारी चीज़ें। सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात बोलूँ, तो सेमीकंडक्टर जैसे अभी मैंने बताया कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए साउथ कोरिया जो है 5% जो खर्च कर रहा है अपने जीडीपी का, उसका बहुत बड़ा रेशो जो जाता है वो सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट पे, इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जाता है। क्योंकि जितने भी टेक होते हैं आपके, लैपटॉप, फ़ोन्स, टैबलेट, सारे के सारे जो होते हैं इसी के, ठीक है, इसी के उस पर चलते हैं, सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, या इसी के टेक पे चलते हैं, ठीक है, ये इसका आधार होता है किसी भी टेक का। तो इस पे हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़, जैसे कि पता है इंडिया एक्चुअली में करता भी है और कोशिश भी कर रहा है, जैसे कि हमने गुजरात, अभी याद देखना कि हाँ ये देखा, गुजरात जो है वो सेमीकंडक्टर का हब है। और एक चीज़ ये मैं बोल रहा था कि इंडिया ना बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है, एक ऑटोमोबाइल का, वर्ल्ड में 2nd नंबर पे ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरर है, और साथ में मोबाइल में भी 2nd नंबर पे आता है, जो फ़ोन्स होते हैं उसमें भी सबसे 2nd नंबर पे आता है मैन्युफैक्चरिंग के। फिर क्यों इंडिया इतना, मतलब उसका बड़े बड़े कंपनीज़ में नाम नहीं लिया जाता टेक में, जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया, उसके बाद लैपटॉप के लिए लेनोवो, इस तरीके के जो कंपनीज़ हैं इनका नाम आता है, हमारे कंपनीज़ का नाम नहीं आता, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करता है, पेटेंट नहीं बनाता, डेवलप कर रहा है। जैसे कि क्या है ना कि एक पेटेंट होता है, पेटेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो पेरेंट कंपनी है, जिसने वो फ़ोन बनाया, जिसने वो टैग बनाया, जिसने वो गाड़ी बनाया, उसका उसने पेटेंट कर लिया, ठीक है, उसने उसका एक तरह का फार्मूला तैयार कर लिया, और किसको दे दिया, इंडिया को दे दिया, और बोला कि आप बनाओ, ठीक है, थोड़ा रेशो तुम रख लेना और थोड़ा रेशो मैं रख लूँगा, लेकिन मेरे नाम किसका होना चाहिए, मतलब सारी ब्रांडिंग हमारी होनी चाहिए, बस एंड में तुम लिख देना मेड इन इंडिया। इसीलिए आपने देखा होगा रिसेंटली फ़ोन्स में पीछे मेड इन इंडिया लिखा होता है, जैसे वीवो के तक के फ़ोन में, जबकि वो चाइनीज़ फ़ोन है, जो MI के फ़ोन होता है उसमें मेड इन इंडिया लिखा होता है, वो भी चाइनीज़ फ़ोन है। क्यों, क्योंकि वो बन इंडिया में रहा है, सारे लेबर, सारी मेहनत हमारी है, बस फार्मूला किसका है, वो पेरेंट कंपनी चाइना का है, ठीक है, चाइनीज़ कंपनी का है, ठीक है, शाओमी का है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है, और इसी वजह से जब अर्निंग होती है तो वो इस तरीके से होती है, 60-40 की अर्निंग होती है, सारी मेहनत हमने की, हमें मिल रहा है केवल 60, और वो केवल पेटेंट होने के कारण उनको 40% जा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम बहुत पीछे हैं, एक है ना, एक न्यू इनोवेशन के मामले में। हमें ना ग्रीन एनर्जी में भी बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ग्रीन एनर्जी कौन सा है, क्लीन एनर्जी होती है जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं करती, ठीक है। तो इस मामले में भी हम वैसे देखें जो इंडियन है सोलर उसका
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेड है, ठीक है, एक तरीके से हेडक्वार्टर हमारे इधर ही है, हम लीड कर रहे हैं। तो सभी में इम्प्रूवमेंट दिख रही है, लेकिन इनोवेशन नहीं कर रहे हैं हम। इनोवेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है, दूसरों को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि हम एनकरेज करें प्राइवेट एक्सपेंडिचर। हमारे जितने भी प्राइवेट फर्म्स होते हैं, कंपनीज होते हैं, वो बस प्रॉफिट मोटिव में उनका ध्यान होता है। मान लो अगर वो पैसा कमा रहा है 100%, तो उसमें से जितना हो सके वो या तो प्रॉफिट रखेगी। अगर उनको प्रमोट भी करना है कुछ नया भी, तो वो क्या करेगा, नए नए एड्स चलाना स्टार्ट कर देगी यूट्यूब पे, इस पे उस पे, मतलब अलग अलग तरह की ब्रांडिंग हो गई, एड्स हो गई। तो उन पे उनका पूरा ध्यान है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडियन जो मार्केट है वो क्वालिटी पे मैटर नहीं करती है ना, वो क्वालिटी चीज़ को इतना ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देती, क्वांटिटी होनी चाहिए, ऐड ही ऐड, ठीक है, होनी चाहिए। कि जैसे कि आप देखो ना कि ऐसे ऐसे साबुन है हमारे इंडिया में जो कि मतलब बिल्कुल बैन है विदेशों में, लेकिन इंडिया में वो धड़ल्ले से बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग इतनी अच्छी होती है उनकी। तो वही एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत है प्राइवेट कंपनीज़ को, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ना कि एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा। उसके बाद क्या होना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए। जैसे मैंने स्विच वाला एग्जांपल दिया था, इस तरीके का अगर इंसेंटिव अगर सरकार देगी, और ये ऐसे इंसेंटिव दिया था जब स्विच वाला प्रोग्राम चला था, जिसके से सक्सेसफुल हुआ था दिल्ली में। तो ऐसे इंसेंटिव देने की वजह से तो जो फर्म है, कंपनीज़ हैं, वो तेज़ी से हमारे प्रमोट होंगी, ठीक है, उनको इंकरेजमेंट मिलेगा और वो क्या करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करेगी। उसके बाद क्या है, एक मिनिमम नॉर्म्स रख सकते हो। कि क्या मतलब है कि जो कोई भी कंपनी है इंडिया में अगर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, तो उसका कुछ ना कुछ परसेंट, 5%, 6%, इतना मिनिमम आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करना है, और साल के एंड में आपको रिपोर्ट प्रेजेंट करना है। हमारे इंडिया में क्या हो रहा है ना, कि हम इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, जैसे कि कैपिटलिज्म के थ्रू के टूवर्ड्स, कि इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, कि हम बहुत ज़्यादा है ना, कि ऐसे जो सरकार है कि इनको बिल्कुल क्या कहते हैं, सॉफ्ट तरीके से ट्रीट कर रही है। कि हाँ, आप पैसा कमा रहे हो, अच्छे से कमा रहे हो, ठीक है, कोई माल प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई एडवर्टाइजमेंट पे पूरा फोकस है, कोई नहीं करो, ठीक है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात आ रही है तो मत, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है इनको। जैसे कि चाइना जो है बड़ी कड़क उस वो लेती है, फैसले लेती है। जैसे कि अभी, जैसे कि मैंने बताया था पिछले ही क्लास में, जो आर्टिकल 21 का वॉयलेशन हो रहा है एज ऑफ एआई में, एआई का गलत यूज़ हो रहा है, इसके लिए इंडिया के पास कोई लॉ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाह रही है, क्योंकि प्रॉफिट बना रही है कंपनीज, प्रॉफिट बना रही है, ठीक है, चाहे वो विदेशी कंपनी हो, लेकिन जीडीपी तो इंडिया में ही बन रही है ना, तो प्रॉफिट बना रही है, तो तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए अच्छे से। तो इंडिया कोई लॉ ही नहीं बना रहा इस चीज़ के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूं, जो यूएस जैसे है, वो अपने प्रॉफिट के साथ साथ में एक है ना कि मोरालिटी पे भी फोकस करता है। और वहाँ पर एल्विस लॉ है, किसके खिलाफ? ये जो एआई के थ्रू जो गलत काम होते हैं उसके खिलाफ। इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो इससे पता चलता है कि कितना ज़रूरी है एक नॉर्म्स बनाना, एक मिनिमम नॉर्म्स बनाना, कि आप इतने % रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करो, या एक कोई रूल बनाना, ठीक है। आप कुछ वैल्यू एडिट कर लेते हैं। गुजरात हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर का हब है, और टीसीएस जो है सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कराता है इंडिया में। क्यों? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने से प्रॉफिट होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म में इतना ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और इंडिया को भी बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। देखो, और जो टाटा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ईवीज़ इनकी जो होती हैं, जैसे कि है ना टाटा मोटर्स की जो ईवीज़ हैं, कितनी क्वालिटी उनकी बिल्ड देखना एक बार। तो इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हम जब बना सकते हैं तो हम पीछे क्यों हैं? ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक याद कर लेना, जितेंद्र सिंह है, ठीक है। चलिए, ये आर्टिकल कंप्लीट, नेक्स्ट आते हैं। तो ग्रेट निकोबार आइसलैंड में कुछ नई स्पीसीज़ डिस्कवर हुई। क्या मतलब है इसका? होता क्या है कि ये मैप में देखिए, इस साइड है आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल, और इस साइड है आपका अरेबियन सी, ठीक है। इधर पड़ता है आपका लक्षद्वीप, इधर पड़ता है अंडमान निकोबार, ठीक है। ये आइलैंड्स हैं। अब इस जो आइलैंड है अंडमान निकोबार में यहाँ पर काफ़ी स्पीसीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। किस तरह की? अलग अलग प्लांट्स की, अलग अलग एनिमल्स की। दैट्स वाई इतनी ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व होने की वजह से इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया गया है, ठीक है। ये एक तरीके का हेरिटेज है हमारे, ठीक है, कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए, ठीक है, एज इन द फॉर्म्स ऑफ बायो रिजर्व, ठीक। तो अभी हमें क्या पढ़ना है कि इसमें क्या पाया है न्यूज़ के अकॉर्डिंग, कि 40 न्यू स्पीसीज़ फाउंड हुए हैं। तो एक भी स्पीसीज़ अगर दुनिया में पाई जाती है ना, तो है ना, हल्ला मच जाता है कि बिल्कुल नया सांप पाया, इस तरीके से। इसमें तो 40 बिल्कुल नई स्पीसीज़ पाई गई हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ? स्पेशली ग्रेट निकोबार में। ऑलराइट, तो इतना हो गया। हमें ये देखना है कि जो अंडमान निकोबार है उसकी क्या चीज़ फेमस है, कि 600 स्पीसीज़ पाई जाती है। किस चीज़ की?
फ्लोरा की यानी प्लांट्स की, ठीक है, जो कि मतलब वर्ल्ड में बहुत रेयर है, वैसी स्पीसीज़ यहाँ पाई जाती है। 1800 स्पीसीज़ कहाँ पाई जाती है? फौना एनिमल्स की। फौना एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ठीक है, इंसेक्ट्स, इसी को कहा जाता है फौना, ठीक है। अब इसीलिए इसको इतना ज़्यादा डाइवर्स होने की वजह से बायोस्फीयर से यूनेस्को में रखा गया है, ठीक है। ये हॉटस्पॉट है इस चीज़ का, ठीक, और ये हमारे लिए मैटर भी करता है। तो अभी मैंने बोला था ना कि इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है इस बायोस्फीयर में हमारे अंडमान निकोबार में, क्या कि गवर्नमेंट ने 72,000 करोड़ का वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम सोचा है। अब क्या ये नेसेसरी था ये कदम उठाना? देखो, हमारे पास 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ठीक है। ये जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, ये है ना, बिल्कुल दूसरों से बिल्कुल आइसोलेटेड अलग रहता है। और ये जो है ये काफ़ी मतलब कॉन्टैक्ट में है, ये जो अपना लक्षद्वीप है। अगर आप यहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट की सोचते, इसकी भी प्रोग्राम रखा गया, लेकिन वो जो पैसा आप सोच रहे हो यहाँ पर खर्च करने की सोचते, तो ये ठीक भी रहता। जैसे कि हम किस तरीके आइलैंड को डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गया, या वहाँ पर जैसे कि जो ये म्यांमार नहीं है, म्यांमार जो बिल्कुल क्या कहलाता है, हॉलीडे हब कहलाता है वहाँ पर, ठीक है, आइसलैंड है एक तरीके का, वो बनाने की कोशिश करते हैं, एक बहुत बढ़िया बढ़िया बीच बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पर 5-7 स्टार होटल्स का निर्माण करते थे। तो वहाँ चलता भी क्यों? क्योंकि देखो, लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप जो है वो अपने अगर जो सेंसस हुआ था तो वहाँ पर यूटी में सबसे पढ़ा लिखा स्टेट यही है, मतलब इसकी 96% तक इसकी वो है लिटरेसी है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल क्या है, स्टेबल है, पॉपुलेशन स्टेबल है, यहाँ पर ऐसा रश नहीं है। उसके बाद क्या है कि इनकी जो वो है जेंडर इक्वालिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पर, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी जो सेक्स रेशो कहते हैं। तो ये हर चीज़ में एक्चुअली में लक्षद्वीप एक अच्छा खासा एक है ना, एक आइलैंड है जो कि बहुत पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, तो उसको हम बिल्कुल डेवलप कर सकते थे वहाँ पर, जो आप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते तो ठीक रहता। लेकिन सरकार ने चुना अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में तो वो बिल्कुल क्या है, वो हॉटस्पॉट है बायो रिजर्व्स का, वहाँ तो इंसान से ज़्यादा एनिमल्स रहते हैं, फ्लोरा फौना रहते हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आप वहाँ पर कंजर्व कर सकते थे, और ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश सोच सकते थे, और ज़्यादा वहाँ पर नेचर जो विलुप्त हो रहे हैं उनके लिए सोच सकते थे, लेकिन ये करने की जगह बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया 72,000 करोड़। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 25% जो फ्लोरा एंड फौना है यानी प्लांट और एनिमल्स हैं वो एंडेमिक है अंडमान निकोबार के। मतलब क्या है कि वो केवल वहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इन सेतु हैं, वो कहीं बाहर पाए ही नहीं जाते, ठीक है। इस तरीके से मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़, और स्पेशली वो इंडेंजर्ड भी है। तो क्या ज़रूरी था ये लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वहाँ पर, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वहाँ पर, वो है श्री देवेंद्र जोशी जी हैं। उन्होंने ये फैसला लिया है। और 10 डिग्री चैनल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो आपका निकोबार आइसलैंड है उसको अंडमान से अलग करता है ना, अंडमान निकोबार दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, अलग अलग डिग्री चैनल्स होती हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट, और निकोबार में क्या क्या पाया गया था इन 2020 के बाद से 2026 चल रहा है ना, मैंने 2 बता दिया आपको, ठीक है, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया था अंडमान निकोबार का क्रैक बताया था, ये वाला बर्ड, ठीक है, और एक बताया था मैंने लाइकोडिन इरविन बताया था, ये वाला स्नेक। इसके साथ साथ आपको कुछ और नाम याद रखना है जो सिविल सर्विसेज में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के हिसाब से, वो एक ना एक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें बर्ड्स या ठीक है एनिमल से एक कौन सी नई स्पीसीज़ पाएगी, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इस तरह से। जैसे कि मैंने आपको ट्रैगोपेन के बारे में पढ़ाया था, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, बिल्कुल जो साल्ट वाटर में ही पाया जाता है, एक ऐसा क्रोकोडाइल पाया गया था वहाँ पर, ठीक है। और एक लेदर बैक टर्टल पाया गया था जिसका बैग बिल्कुल लेदर का बना हुआ था, वैसे होता है लेकिन ये क्या है, ये बिल्कुल ऐसा लेदर था, यूनिक लेदर था बिल्कुल ये, ठीक है। और उसके बाद एक है आपका मेगापोड निकोबार बर्ड, ठीक है, ये अपने नेस्ट बनाने के बिहेवियर के लिए जाना जाता है, बहुत बढ़िया बढ़िया नेस्ट बनाता है खूबसूरत तरीके से, ठीक। तो ये हो गया अपना आर्टिकल कंप्लीट। तो PLI स्कीम क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। तो सरकार ना, एक होती है लॉजिस्टिक्स होती है, देखो समझो PLI स्कीम होती क्या है, ये लिंक करना चाहती है। जैसे कि अगर एक दो सिचुएशन बताता हूँ, आपकी यहाँ पर फैक्ट्री है, ठीक है, और बगल में पूरा खेत है, ठीक है, रोड नहीं है, ठीक है, पानी का कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, और आपने आप फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी, तो आप क्या अच्छे से प्रॉफिट कमा पाओगे, या आप अपने जो बने हुए माल को अच्छे से जगह पहुंचा पाओगे, आपको लेबर्स ईजिली मिल पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इससे वजह से क्या होगा, आपकी जो वो प्रॉफिट है वो बहुत नीचे जाएगी, ठीक है, आप लॉस में आओगे, और लॉस में आओगे तो हमारी GDP हैम्पर करेगी, ठीक है।
इसीलिए सरकार ने क्या चुना कि केवल जो अपने इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा दे के फ़ायदा नहीं है, ठीक है, मतलब है ऐसी बात नहीं है, लेकिन केवल उन्हीं को बढ़ावा दोगे, ठीक है, इंसेंटिव्स दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं कि वो फैक्ट्री के अगल बगल हम एक लॉजिस्टिक्स तैयार कर सकते हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स तैयार कर सकते हैं, जैसे कि बगल से रेलवे जा रहा है, ठीक है, बगल से रोड जा रहा है, बगल में इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, बगल में पानी का प्लांट है, बगल में एक बस्ती है या कोई लोग लेबर्स ई चीप लेबर्स जो होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा जो जीडीपी में हमें हेल्प करेगी। तो यही चीज़ है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, ठीक है। तो इसमें समझना क्या है, सरकार ने 2020 में इंट्रोड्यूस किया था ये स्कीम को, ठीक है, 2020 में स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था और इससे सरकार क्या करना चाहती है, इंक्रीज़ करना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को। बेनिफिट्स क्या हुए हैं कि जो बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मेक इन इंडिया के को अपलिफ्टमेंट मिली है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे कि अगर ये कर क्यों रहे हैं, अगर देखो कोई भी कंपनी इस तरीके से अगर उनको सपोर्ट मिलता है अलग अलग चीज़ों का तो उनका प्रोडक्शन बढ़ता है, तो ये मेक इन इंडिया में ही तो बन रहा है सामान, ठीक है। हम विदेश पे जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी, हमारी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हम सरप्लस में जा पाएंगे, ठीक है, डेफिसिट से। उसके बाद रिड्यूस इम्पोर्ट्स एंड राइज एक्सपोर्ट्स, वही चीज़ है, ठीक है, बीओटी वाली बात। क्रिएट जॉब्स क्रिएट होंगी, है ना, जॉब्स इससे बढ़ेंगी। उसके बाद हम मॉडर्न टेक की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर पाएंगे इससे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या क्या बेनिफिट हुआ है हमें, ठीक है। और ये किसके अंडर आता है, ये आता है आपके DPIIT के अंदर, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड। ये इस चीज़ को, ये इस लिंक्ड प्रोग्राम को संभाल रही है, ठीक है, PLI स्कीम कहते हैं इसको। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसकी एक डाटा रिलीज़ हुआ है, ये डाटा ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट सरकार ने इन 5-6 सालों में कितना किया है, 1.8 लाख करोड़ का खर्च किया है, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट। ध्यान से देखिएगा ज़रा, 1.8 लाख करोड़ सरकार ने इंजेक्ट किया है, ठीक है, ये रोड्स बना के जहाँ भी फैक्ट्रीज़ है उनके बगल बगल में ये सब चीज़ें। आप अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सुना होगा, वो क्या होता है, वो होता है कि केवल वहाँ पर फैक्ट्री है, ठीक है, उसको कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनको सुविधा दी जाती है, ये फैक्ट्री का एरिया है, तो वो एक अलग चीज़ हो गई, वो इसी की इसमें उसको भी डेवलप करने की बात की गई है। लेकिन PLI में जनरली क्या होता है, वो हर एक एरिया को टारगेट करता है कि आप हर एरिया में, ठीक है, एक ऐसा, ठीक है, इसीलिए आप सुना होगा जैसे ज़्यादा अब रेलवे स्टेशन को, है ना, बढ़ाया जा रहा है, रोड को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, नेशनल हाईवे मिशन की तरफ। तो इससे क्या हो रहा है ना कि रूरल एरियाज़ में भी डेवलपमेंट हो रहा है, केवल SEZ जोन में नहीं। जैसे कि मान लो जो यूपी बिहार वाला साइड है, जैसे बिहार वाला साइड है, वहाँ पर तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ही नहीं, तो इससे इससे क्या होगा, इससे तो स्टेट तो बहुत नीचे चले जाएगा, बिल्कुल वहाँ पर प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगी। तो वहाँ फिर क्या सरकार ध्यान नहीं देगी, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे ध्यान देगी, नहीं। तो सरकार ने इसीलिए ये सब प्रोग्राम भी शुरू किया PLI के थ्रू में। तो इससे क्या होता है कि ये जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर भी तेज़ी से डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट सरकार ने 1.8 लाख करोड़ इंजेक्ट किया, खर्च किया इस स्कीम के द्वारा पिछले 6 साल में, और कमाया कितना प्रॉफिट GDP में हुआ इसका, इस स्कीम के थ्रू, तो वो 17 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ है हमें। तो कितना ज़्यादा हो गया ये हो गया आपका लगभग 7 से 8 गुना ज़्यादा हो गया, ठीक है, 7 से 8 नहीं, 8 से 9 गुना ज़्यादा हो गया, है ना, टाइम्स ज़्यादा हो गया ये। 12 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं, 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है और 2 लाख करोड़ का ये स्टार्टअप जनरेट हुआ है। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट हुआ है। ये आप जो इकोनॉमी से एक क्वेश्चन पूछता है हमारी हेल्दी इकोनॉमी के बारे में या ग्रोइंग इकोनॉमी के बारे में मेंस में, तो आपको ये डाटाज अगर याद रहेगा तो आप अच्छे से, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हो। और PLI से आपका अब तक पिछले 5 सालों में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ चुका है मेंस में ही, ठीक है, PLI से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देख लीजिए ज़रा कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें सरकार, ठीक है, खर्च कर रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फार्मा हो गया, मेडिसिन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है, उसके बाद बैटरीज़ हो गई, टेक्सटाइल हो गया, फूड इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो ये सारे के साथ आप देख सकते हो, ये सब जैसे ड्रोन्स हो गया एक इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर है, तो इन सब पे खर्च कर रही है, ठीक है, इनको प्रमोट कर रही है, इनके एरियाज़ को प्रमोट कर रही है और इनको सुविधाजनक बना रही है ना, वहाँ पर फैक्ट्री के पास में चीज़ें इस्टेब्लिश कर रही है ताकि इसको फ़ायदा हो। और इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के पास ये चीज़ें बनाई जा रही है, तो ये इंडस्ट्रीज़ है जिसमें से आप कुछ चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। तो और चीज़ें देख लेते हैं इसमें, जो हमने पढ़ा कि 1.8 लाख का खर्च करके 17 लाख करोड़ का जो फ़ायदा हुआ है वो एक्चुअली में ठीक है, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग
सेक्टर्स कौन से रहे हैं, कौन से कंपनीज, कौन कौन से फार्माज इसमें ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करके दे रही है जीडीपी में, ठीक है, एक मॉनेटरी रूप में। तो एक तो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके आसपास में जैसे कि आपने हैदराबाद सुना होगा, आंध्र प्रदेश सुना होगा, वहाँ पर आप अब जाओगे तो स्मार्ट सिटीज़ नज़र आएंगी अब, क्योंकि उसके आगे पास में इतना बढ़िया लॉजिस्टिक्स स्टैब्लिश कर दिया है। 2014 से पहले इस तरीके की लॉजिस्टिक्स नहीं थी जो अभी कर दिया गया है। फार्मा में हम वर्ल्ड में नंबर 1 में, अगर आपको पता हो, ठीक है। उसका टेलीकॉम नेटवर्क के मामले में भी हम वर्ल्ड में नंबर 1, सबसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क हमारा ही है, ठीक है। लेकिन इसमें मोनोपोली की वजह से काफ़ी नुकसान होता है बाकी फर्म्स को, ठीक है। केवल एयरटेल एंड जियो हमारा चल रहा है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम तो हो रही है, ठीक है। और फूड प्रोसेसिंग में तो हम नंबर 1 पे हैं ही, जो हम बहुत बड़े लेवल पे फूड प्रोसेस करते हैं, खाने को, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं कि कुछ सेक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, जैसे कि सेमीकंडक्टर वाला, ठीक है। इतना ज़्यादा केवल गुजरात ही है इसका हब, बाकी को भी हब बनाने की ज़रूरत है। सारे के सारे टेक इसी पे काम करती है। उसका सोलर एनर्जी पे हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस पर बड़े मात्रा में करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ही कम इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। जॉब क्रिएशन, अच्छा ये तो एक तरीके से वो हो गया, कमेंट हो गया। देखो जैसे कि जब ये लॉन्च हुआ था ना PLI, तो 2019 के इलेक्शन में PM मोदी ने आके कहा था कि हम एक ऐसी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जो आने वाले 5-6 सालों में 1 करोड़ जॉब को जनरेट करेगी। लेकिन अभी ये तो बिल्कुल 1 करोड़ क्या, मतलब अभी तो टोटल 10 लाख भी जॉब इससे जनरेट नहीं हो पाई है, ठीक है। ऐसे प्रॉफिटेबल तो रहा है, लेकिन वादे बहुत बड़े बड़े कर दिए थे। तो ये क्रिटिसिज्म का एक पॉइंट रख सकते हो, आपकी इतने बड़े वादे नहीं करने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को, ठीक है। और इन्वायरमेंटल इशू देखने को मिलता है, अगर आप इतने बड़े लेवल पे अगर रूरल एरियाज़ में, ठीक है, डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे, ठीक है, लिंक करोगे, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, ये होगा कि वहाँ का जो नेचर है वो ख़तरे में पड़ जाएगा, है ना, पेड़ काटे जाएंगे, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। कुछ वैल्यू एडिट कर लेते हैं, जैसे कि जो ONDC प्रोग्राम चालू किया गया था, ये ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स एक प्रोग्राम है। उसमें हर दिन 6 लाख का ट्रांजैक्शन होता है। अब ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है, इतना ये वाला नहीं, ठीक है। 6 लाख का ट्रांजैक्शन हर दिन किया जाता है, ठीक, ऑनलाइन, ठीक। चलिए, इंडिया ने अब रिसेंटली किस पे फोकस करना शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग पे, खुद के इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है। वैसे तो हम दूसरे के फ़ोन तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैंने पिछले वाले, ठीक है, आर्टिकल में आपको समझा दिया है। ऑलराइट, तो लास्ट टॉपिक है, इथोपिया में वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, तो क्या ये पूछा जाएगा। तो जनरली क्या होता है ना कि ये पूछ लिया जाता है कि UPSC में 2 बार एक ही क्वेश्चन, एक तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, जो वॉल्केनो से जब वो, ठीक है, एक्सप्लोड करता है तो उससे क्या क्या चीज़ें निकलती है, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज हो गया, डस्ट हो गया, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था UPSC में। तो वॉल्केनो से एक मतलब एक ट्रेंड रहा है, तो इसका पता होना चाहिए आपको। तो क्या हुआ ना कि वॉल्केनो, ठीक है, वॉल्केनो हाईली गुबी, ठीक है, वो इरप्टेड हो जाता है, यानी फट जाता है, ठीक है। ये कहाँ का पार्ट का कहाँ था ये, तो ईस्टर्न अफ्रीका का एक वॉल्केनो है, ठीक है, वो फट जाता है। रीज़न क्या है फटने का, तो रीज़न ये है टेक्टोनिक मूवमेंट्स, फ्लो जो कर रही हैं वो उससे मैग्मा क्रैक करके बाहर आ जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो होता क्या है, ज्योग्राफी का टॉपिक है ये, कि जो हमारी अर्थ है ना वो काफ़ी सारे प्लेट्स पे वो कर रही है, मूव कर रही हैं। ये प्लेट्स पे हैं, ये सारी की सारी प्लेट्स हैं, ठीक है। अब ये जो प्लेट्स हैं ना वो किस चीज़ पे मूव करती हैं, एक गीले सतह पे, जिसे कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। तो वो एस्थेनोस्फेयर पे मूव करती हैं, जो कि एक गीला मैग्मा होता है। अब होता क्या है ना, होता ये है कि जब ये प्लेट्स, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है, दूसरी प्लेट है, ये प्लेट से टकराती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, या तो ये वाली प्लेट नीचे चली जाएगी, ये वाली प्लेट नीचे चली जाएगी। तो अगर ये वाली प्लेट अगर नीचे दब गई, इसके नीचे, ये वाली प्लेट के नीचे, ठीक है, ये नीचे जाती गई, नीचे जाती गई, तो होता क्या है कि अंदर पड़ा है पूरा पूरा मैग्मा, बहुत उबलता हुआ मैग्मा पड़ा है, ठीक है, मैग्मा, ठीक है। जानते हो ना मैग्मा क्या होता है, जो गीला गीला कलर का होता है, जब फटता है तो वो लावा बन के बाहर निकलता है, तो वही होता है मैग्मा। तो ये इतना ज़्यादा जो गर्म मैग्मा जो घूम रहा है, और ऊपर से कन्वेक्शन करंट बिल्ड हो रहा होता है वहाँ पे, अंदर जाने की वजह से ये इसे क्या करता है, गीले से उसे ना पूरा पूरा जो रॉक सरफेस था ना, वो तो जो अपना जो था वो नीचे गया, नीचे अंदर जाएगा तो वो भी गल जाएगा। गलने की वजह से क्या होगा कि हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि एनर्जी कहीं जाती नहीं है, कहीं ना कहीं से वो बाहर आती है। तो एनर्जी कहीं ना कहीं बाहर आने के लिए एक जगह चुनेगा, और यहाँ से कहीं से क्रैक बना के फट के बाहर निकल जाएगा, और इसी को कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस जो हुए हैं, तो उसमें क्या होता है, क्या निकलता है, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज निकलता है, डस्ट निकलता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, क्रिस्टल्स निकलते हैं, ठीक है, धुआं में निकलता है, स्मोक निकलता है आपका,
ठीक, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और काफ़ी सारे ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि मीथेन हो गया, आपका CO2 हो गया, सल्फ़र हो गया, ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं। ठीक, इरप्शन समझ आ गया। प्रॉब्लम क्या हुई थी? प्रॉब्लम ये हुई थी कि इतना बड़ा ये मतलब हमने पहली बार एक डिजिटल कैमरा जो अभी जो मॉडर्न कैमरा में कैप्चर हुआ इतने बड़े लेवल पे इरप्शन, इससे पहले इतना बड़ा इरप्शन नहीं हुआ था। और इसकी जो धमक है बहुत दूर दूर तक, एशिया तक इसकी धमक पहुंची थी, ठीक है, अफ्रीका से। तो इससे क्या पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, मतलब कि ये साइंटिस्ट के लिए कि इसको डिस्कवर करना। नेचर के बारे में हम कुछ नहीं जानते, क्या पता कब फट जाए, ठीक है। उसके बाद ऐश और गैसेस तो स्प्रेड होते ही हैं, और ये जो इससे स्प्रेड हुआ था, इसका जो भी धुएँ थे, उसका गैस था, उससे क्या हुआ था, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी और सारे एरोप्लेन्स बंद कर दिए गए थे, ठीक है। अब इससे इंडिया को भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिला था। इंडिया में पूरा का पूरा गैस का बादल, CO2 का बादल आ गया था, और इन्वायरमेंट में बहुत तेज़ी से हमारा जो हम AQI पढ़ते हैं वो बहुत बुरी लेवल पर पहुँच गया था, ठीक है। पहली बार हुआ था जो कि इंडिया के अपने गलतियों से नहीं, दूसरे की गलतियों से AQI बढ़ा था, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद क्या है कि इसमें आपको पढ़ना है और इम्पैक्ट देख लेते हैं। लो विजिबिलिटी, इंजन फेलियर, ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। ये तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये पूछ सकता है कि मेडिटेरियन ऑफ लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन हाउस में एक वॉल्केनो है। ये नहीं है, ये तो लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस कहते हैं इसको, एक मतलब वॉल्केनो है जिसको स्ट्रेम्बोली कहा जाता है। वो हमेशा फटता रहता है, ज़्यादा नहीं लेकिन फटता रहता है, उसको है कुछ, ठीक। तो अब इसके ना कुछ लेवल्स होते हैं वोल्केनो के, ठीक है। लेवल 2 होता है, लेवल 7 होता है, ठीक है। लेवल 2 बहुत कम, लेवल 7 बहुत खतरनाक। तो एक सबसे खतरनाक जो है वो लार्जेस्ट इरप्शन माउंट टम्बोरा करता है, ठीक है। टम्बोरा करता है, टम्बोरा लेवल 7 का है, बहुत बुरी तरीके से फटता है फटता रहता है। इंडिया में बैरन और नारकोंडम यही है जो आपके मैंने अभी पढ़ाया था आपको, कौन सा, अंडमान निकोबार, वहीं पर पाए जाते हैं बैरन और नारकोंडम, ठीक है। यही दो केवल एक्टिव वोल्केनो है, लेवल 2 के, बहुत छोटे हैं, जो फटते नहीं हैं, बस थोड़े थोड़े इरप्ट करते रहते हैं टाइम टाइम पे। और याद रखना कि वॉल्केनोस के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि एक होता है आपका ये इस तरीके से फोल्डेड टाइप होता है, ठीक है, इस तरीके से, जैसे माउंट फूजियामा सुना होगा आपने। एक होता है आपका इस तरीके से, जैसे सिंडर कहते हैं। एक होता है कैल्ड्रा, इस तरीके से ही होता है, लेकिन वो फटता है ना तो खुद को ब्लास्ट कर लेता है, ठीक है। और ये जो होते हैं ना, ये ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, टॉक्सिक होते हैं। इसमें पूरी अंदर से ज़्यादा मैग्मा भरा होता है, इसमें इतना नहीं भरा होता, लेकिन ये फटते हैं तो खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये वाला आपका कौन सा इरप्शन, ये वाला माउंट टम्बोरा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद चलिए, ये वाला आर्टिकल हो गया ना, और कुछ है इसमें? नहीं, नाम याद रख लेना कौन सा है, हाईली ग्यूबी, ठीक है। कहाँ पर है? और ग्यूबी आपको पता होगा एक डेजर्ट भी है आपका, और ईस्टर्न अफ्रीका में पड़ता है, ईस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है। तो ये हो गया आज की क्लास कंप्लीट। और सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, तो आज हम पहला वीडियो लॉन्च करने वाले हैं, द एस्पिरेंट्स मिशन। किस चीज़ का मिशन? UPSC के लिए, UPSC 2027 के लिए फ्री क्लासेस हैं, ठीक है, जिसमें मैं प्री हिस्ट्री करवाऊँगा पूरे के पूरे एक अच्छे नोट्स के साथ। मैं आपको उस चीज़ को कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। और हम चैप्टर 1 करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, प्री हिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आज मैं रिलीज़ करूँगा, और ये इनको भी कवर करेगा कि ठीक है, जो ये कहते हैं, देखो यार, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ का बन गया है कि आपको, ठीक है, SSC के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, UPSC के लिए अलग, बैंकिंग के लिए अलग, इसके लिए। जनरली अगर आप देखो, आप एक क्वालिटी स्टडी करोगे, आप बड़े लेवल को टारगेट करके चलोगे ना, बड़े एग्ज़ाम को, उसमें फैक्ट्स फिगर भी आप याद करके चलोगे, तो छोटे सारे एग्ज़ाम से ना बहुत ईजिली निकलता जाएगा। और ये ज़्यादा बड़ा क्लास होगा नहीं, 1.5-2 घंटे की क्लास में आपकी पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इतना ही आप टाइम देते हो। बाकी मतलब देखिए, ऐसा करते हैं ना बच्चे कि SSC वाले 2 घंटे दे रहे हैं, ठीक है, प्री हिस्ट्री पढ़ने, स्टोन एज पढ़ने के लिए, ठीक है। आप इससे बढ़िया प्री हिस्ट्री को क्यों ना पढ़ ले प्रॉपर UPSC लेवल पे। और UPSC में बस आप फैक्ट्स को ऐड कर दो अच्छे वाले, तो उससे आपका सारा का सारा बैंकिंग, रेलवे, सब CDS, SSC, PCS सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। वो जो कहते हैं ना कि सब कुछ अलग अलग है, पढ़ना तो आपको प्री हिस्ट्री है ना, तो SSC में क्या क्या पूछ लेगा? रेलवे में थोड़ी ना ट्रेन से कैसे आदि मानव लटक के आते थे, ये थोड़ी ना पूछ देगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी है ना ध्यान में रखिएगा कि उन सब चीज़ से बचिए, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अभी बहुत बड़ी क्लास नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वालिटी वाली क्लास होने वाली है। तो आज थोड़ा स्टे ट्यून रहिएगा, मैं आज ये लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आप SSC के लिए करंट अफेयर्स करना चाहते हो, तो आप करंट अफेयर्स सागा कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि इसके लिए अलग सीरीज़ क्यों, कि हाँ, ऑफिसर्स चॉइस से क्यों नहीं कर ले? क्यों? क्योंकि देखिए, जो SSC का जो करंट अफेयर्स है ना, वो इतना ज़्यादा डीप पूछता नहीं है, ठीक है। और उसमें आपको इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है।
तो इसके लिए मैंने ये चूज़ किया है एस्पिरेंट्स चॉइस करंट अफेयर्स सागा, जिसमें ठीक है कंसाइज वे में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उसको मैं प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, इसके मैंने 5 एडिशंस मैंने लॉन्च कर दिया, 6th में कल लॉन्च करूँगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आज शाम को।